हेलो एवरीवन, हम लोग पॉलिटी के कई सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट को कवर कर चुके हैं। उनमें से ही एक सबसे इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में इनको जगह दी हुई है। पार्ट थर्ड में जब आप पढ़ोगे तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है। ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इस पार्ट थ्री को या यूं बोलें पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रही होगी। यदि ये कॉन्स्टिट्यूशन के मैग्ना कार्टा हैं तो इनसे ये मान के चलिए यदि पॉलिटी के 5 या से 10 सवाल आते हैं तो उनमें से एक सवाल इसका होगा। यदि 10 के ऊपर सवाल बनते हैं तो 2 सवाल मान के चलिए, तो इनका एक सवाल तो एटलीस्ट आपको देखने को ही मिलेगा। ये नंबर बढ़ेगा ही सही, ये नंबर कम नहीं होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा क्यों बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स का मीनिंग समझिए पहले, क्योंकि ये वो राइट्स हैं जो आपको दिए हैं। किसके लिए? सरकार के थ्रू आपको मिलेंगे, यानी ये सरकार के प्रति या सरकार के रेस्पेक्ट पे आपको मिलेंगे। तो एक तरफ हो गया पब्लिक के रेस्पेक्ट में किसको, पब्लिक को मिलेंगे किसके रेस्पेक्ट में? गवर्नमेंट के रेस्पेक्ट में, यानी गवर्नमेंट के से आपको ये वाले राइट्स मिलेंगे। पर यहां पर मैं पब्लिक का मीनिंग क्या है? पब्लिक का मीनिंग क्या सिटीजन है? क्या केवल सिटीजन्स हैं? क्या फॉरेन पर्सन्स नहीं है? तो पब्लिक का मीनिंग अलग अलग राइट्स में अलग अलग चेंज होगा। आर्टिकल 14 में पब्लिक का मीनिंग ओवरऑल सब होंगे, सिटीजन्स होंगे, तो बाहर के जो फॉरेनर्स होंगे वो सब इंक्लूड होंगे। आर्टिकल 15 में केवल सिटीजन्स होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर जनरल वर्ड यूज करा है पब्लिक। तो फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो गवर्नमेंट के रेस्पेक्ट में या गवर्नमेंट के थ्रू एक पब्लिक को मिलते हैं। ये पब्लिक की डेफिनेशन अलग अलग फंडामेंटल राइट्स के लिए अलग अलग है। कई जगह सिटीजन्स होंगे केवल, कई जगह सिटीजन्स के साथ फॉरेनर्स भी होते हैं। वो हम जब फंडामेंटल राइट्स पूरा पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। फंडामेंटल राइट को एक राइट नहीं है, यहाँ पर कई सारे आर्टिकल्स हैं, इनका डिवीजन भी अलग अलग तरीके से देखा जाता है। तो डिवीजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स देखें। सबसे पहले डिवीजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो इन्हें कई सब पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी, और राइट टू इक्वलिटी का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक दिया हुआ है। राइट टू, इसके बाद है राइट टू फ्रीडम। अब ये फ्रीडम कितने तरीके की है ये आप आर्टिकल 19 to 22 में पढ़ेंगे। देन राइट्स या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसका जिक्र आर्टिकल 23 और 24 में दिया हुआ है। इसी तरीके से आपके एक होंगे राइट टू रिलीजियस फ्रीडम या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसका जिक्र आर्टिकल 25 to 28 में करा हुआ है। इसी तरीके से बात करें, एक होंगे आपके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आपके आर्टिकल 29 and 30। एंड लास्ट एक हो जाएगा आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से सिर्फ 6 कैटेगरी में आप फंडामेंटल राइट्स को डिवाइड कर सकते हो। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स जो कि मेनली माइनॉरिटीज के लिए हैं, माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जिसको बोलते हैं, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 32। ये 4 आर्टिकल्स इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ते हैं राइट टू इक्वलिटी। बात करें राइट टू इक्वलिटी को, तो इसके अंडर भी कई सारे राइट्स आपको प्रोवाइड करे हैं। अगेन मैं रिपीट कर दूं, ये वो राइट है जो गवर्नमेंट के थ्रू आपको मिलेंगे, आप पब्लिक को मिलेंगे। पब्लिक की डेफिनेशन अलग अलग फंडामेंटल राइट में अलग अलग होगी, जो कि हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते टाइम उसको देखेंगे। या यूं बोल, सबसे पहले देखें आपका राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी,
इसमें एक होगा आपका इक्वलिटी बिफोर लॉस या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। ये है आपका आर्टिकल 14। एक एक करके समझते हैं। आर्टिकल 14 जो है वो ये बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉस। कानून के सामने, किसी लॉ के सामने सब लोग सेम हैं। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई सीनियर सिटीजन नहीं है, कोई यंग नहीं है। इक्वलिटी बिफोर लॉस। यदि आप किसी लॉ को वायलेट करोगे, आपने कोई ऑफेंस करा, तो उस केस में सबको एक जैसा ट्रीट करा जाएगा। अभी कोई मर्डर कर दे, किसी का मर्डर कर दे, एक मर्डर आप करो, एक मर्डर अंबानी करे, तो दोनों को सजा सेम होगी, क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉस। कानून सबसे बड़ा है। तो इसमें सुपीरियर कौन हो गया? आर्टिकल 14 के थ्रू देखें तो सुपीरियर कौन हो गया? सुपीरियर सबसे बड़ा कौन? कानून, लॉस। तो सबसे ऊपर लॉस, इक्वलिटी, और उसके नीचे सब इक्वल हैं। ये आपका कानून हो गया, लॉस, और यहां पर सब एक प्लेटफॉर्म पर है। ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई आदमी, ना कोई औरत, सब एक जगह सेम है। ना तो जेंडर, चाहे आपका जेंडर कुछ भी हो, चाहे आपका क्लास कुछ भी हो, चाहे आपका रिलीजन कुछ भी हो, चाहे आपका कास्ट कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब इक्वल है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, और कानून का के थ्रू सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिला हुआ है, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। पहली बात ये बोली गई है कि कानून के सामने सब इक्वल है। किसी ने कानून को वायलेट करा तो वहां पर क्लास, जेंडर, कास्ट, इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, किसी जो कानून, जो लॉस आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सबके लिए इक्वल है, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। थोड़ा सा एक्सेप्शनल केसेस यहाँ पर भी है। इक्वलिटी बिफोर लॉस, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर। अब ये थोड़ा डिफरेंट है। प्रेसिडेंट और गवर्नर्स ने कोई क्राइम करा तो उनको एज ए जनरल सिटीजन की तरह ट्रीट नहीं करा जाता। अंडर आर्टिकल 361 इनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस हैं। इसके कुछ अपवाद भी हैं, एग्जम्पशंस भी हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर, जैसे जब पार्लियामेंट चल रही होती है, तो जब पार्लियामेंट चल रही होती है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो राज्यसभा का हो, उनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं। तो आर्टिकल 105 के अंडर स्पेशल प्रिविलेजेस टू एमपीज। इसी तरीके से कई दूसरे कंट्रीज के एम्बेसडर हमारे यहाँ पर रहते हैं, राजदूत वगैरह, उन सबको इस तरीके से उनके लिए थोड़ा बहुत वायलेशन देखने को मिलता है। लेकिन जनरल पब्लिक में फर्क नहीं पड़ता। कुछ पॉलिटिकल पद, ये आपके अपवाद इसके मान लीजिए, लेकिन इनको निकाल दें तो इक्वलिटी बिफोर लॉस। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर आर्टिकल 361 के अंडर कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस के कुछ अपवाद, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, आर्टिकल 361, आर्टिकल 105, मेंबर्स का जो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, एम्बेसडर जो दूसरे देशों के जो फॉरेनर्स आते हैं, फॉरेन हेड्स जो होते हैं उनको। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई एम्बेसडर हुआ, तो यूएसए का कोई एम्बेसडर है और हमारा जो दिल्ली में है वो, और दिल्ली का एक लोकल सिटीजन है, तो उसको एक जैसा ट्रीट नहीं करा जा सकता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन इससे इफेक्ट करते हैं, इस वजह से। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून सबसे ऊपर और उसके सामने ये कानून, इसके सामने सब लोग एक इक्वल हैं, सब इक्वल हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और सबको कानून के थ्रू जो प्रोटेक्शन मिल रहा है वो भी सबको इक्वल है। कानून किसी को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं देता है। तो ये आपका आर्टिकल 14 था। यानी, और ये बात मैं कह रहा था, तो यहाँ पर गवर्नमेंट से पब्लिक को मिलते हैं, तो ये पब्लिक कौन है यहाँ पर अब आपको क्लियर हो गया होगा। यदि हमने यहाँ पर एम्बेसडर्स को लिया है, तो यहाँ पर पब्लिक का मतलब हो गया ये सिटीजन्स को भी मिल रहे हैं, ये राइट आपके सिटीजन्स को भी मिलता है या फॉरेनर्स को भी मिलता है। यानी आपका कोई सिटीजन्स हो या आपका कोई भी फॉरेनर हो, सब हमारे कानून के सामने क्या है? इक्वल है। तो ये आपका आर्टिकल 14 था। तो राइट टू इक्वलिटी में फर्स्ट आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉस एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। इसके बाद बात करें इसी राइट टू इक्वलिटी में, दो आर्टिकल्स एक इम्पोर्टेंट हैं एक साथ, जो कि गवर्नमेंट से सिटीजन्स को मिलते हैं। पहले 14 वाला आपका सिटीजन्स के साथ साथ फॉरेनर्स को भी मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर केवल सिटीजन्स को मिलते हैं। इसमें है एक आपका आर्टिकल 15
एंड आर्टिकल 16। आर्टिकल 15 बात करता है आपका प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ओनली grounds of religion, race, sex, caste and place of birth। किसी के साथ इस वजह से डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जा सकता कि उसका रिलीजन अलग है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट इसलिए नहीं करा जा सकता कि उसका रेस अलग है, मतलब उसकी निर्जातीयता, उसका सेक्स, उसका जेंडर अलग है, उसका कास्ट अलग है, उसका प्लेस ऑफ बर्थ अलग है। इक्वल प्रोटेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, इक्वलिटी मेंटेन रहे, इक्वलिटी के आगे रिलीजियस बाउंड्री नहीं है, इक्वलिटी के आगे आपका रेसिज्म के बेसिस पे या कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इक्वलिटी के सामने प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन रोड़ा बन के नहीं आए। इसी के लिए आर्टिकल 15 में बात करी गई है गवर्नमेंट सिटीजन्स को, सभी हमारे जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं उनका ओनली इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, हाँ कर सकता है, लेकिन इन 5 केसेस में रिलीजन बेसिस पे, रेसिज्म बेसिस पे, जेंडर बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जा सकता। ओनली वर्ड है, इसके अलावा क्या डिस्क्रिमिनेशन करा जा सकता है? जी हाँ करा जा सकता है। इसी तरीके से इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब जो आपको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी लेते टाइम आपके सबके, और इसी तरीके से कोई भी सर्विसेज को ज्वाइन करते टाइम, सरकारी सर्विसेज ज्वाइन करते टाइम सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज इक्वल होगी, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो है आपका रिजर्वेशन, जैसे SC ST के लिए, OBC के लिए रिजर्वेशन, वोमेन्स के लिए रिजर्वेशन, वो सब। तो यहाँ पर 15 के भी कुछ अपवाद हैं, 16 के भी अपवाद है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन यहाँ पर जो वीकर सेक्शंस हैं, यहाँ पर जो वोमेन्स हैं, यहाँ पर जो चिल्ड्रंस हैं, उनके बेसिस पे थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन अलाउ है, यानी एब्सोल्यूट तो ये भी नहीं है, इसमें भी थोड़ा बहुत अपवाद तो इसमें भी है, और इसमें तो है ही सही। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में यदि आरक्षण है, रिजर्वेशन है, तो फिर वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हुई, लेकिन हर चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती है, इसके कुछ एक्सेप्शनल प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 16(3), आर्टिकल 16(4), उनमें रिजर्वेशन को भी यहाँ पर आपका जस्टिफाई करा हुआ है अंडर आर्टिकल 16। तो इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसके एक्सेप्शनल केसेस हो गए रिजर्वेशन, और इसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है, जैसे कई बार बसेस में डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है आपका, कि आपका ये बसेस में डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि उनके लिए सीट रिजर्व हो गई, तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ही तो हुआ ना, लेकिन कर सकते हैं। जैसे आप कहीं भी बस में गए, तो बस ट्रेन में गए तो उनके लिए अलग से कोच रिजर्व है, बसेस वगैरह में अलग से रिजर्व है सीट्स, तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना, भेदभाव, लेकिन वो अलाउ है एज ए एक्सेप्शनल केसेस, कुछ कंडीशंस, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये भी एब्सोल्यूट नहीं है, ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। इसी तरीके से राइट टू इक्वलिटी के 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वैसे तो इनकी इंपॉर्टेंट कम है, पूछने के चांसेस कम है, लेकिन पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला है, 2 राइट टू इक्वलिटी में बात करी गई है 2 तरीके के एबोलिशन की, या एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और एबोलिशन ऑफ टाइटल। टाइटल्स का और अनटचेबिलिटी का। देखो, छुआछूत को हमें एबोलिश करना है, तो उसका एबोलिशन की बात यहाँ पर करी गई है। छुआछूत कम हो, यदि कोई किसी के साथ एबोलिशन अनटचेबिलिटी का जैसा बिहेवियर करता है, तो नो डाउट वो क्या माना जाएगा आपका, वो माना जाएगा आर्टिकल 17 का वोलेशन। अब ये जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, ये आपकी खास बात है कि गवर्नमेंट किसी पब्लिक के साथ
कि किसी पर्सन के साथ, यूं बोल दीजिए, अनटचेबिलिटी शो नहीं करेगी या ऐसा बिहेव नहीं करेगी जिसमें अनटचेबिलिटी जैसा एंगल आ रहा हो। और न केवल गवर्नमेंट बल्कि कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ। आर्टिकल 17 केवल एक ऐसा सिंगल आर्टिकल है, केवल अकेला फंडामेंटल आर्टिकल है जो पब्लिक से पब्लिक को मिलता है। बाकी सारे आर्टिकल गवर्नमेंट से पब्लिक को मिलते हैं। ये पर्सन, न केवल गवर्नमेंट, सरकार क्या डिस्क्रिमिनेट करेगी? एक लोग दूसरे लोगों से ही तो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, मतलब अनटचेबल बिहेवियर करते हैं, ऐसा छुआछूत की बात लाते हैं। तो कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ भी, न केवल सरकार बल्कि कोई पर्सन भी दूसरे पर्सन के साथ अनटचेबल बिहेवियर करता है, छुआछूत वाला व्यवहार जैसा बिहेवियर अपने नेचर में लाता है, तो वो आपके आर्टिकल 17 का वोलेशन है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। पुराने टाइम में राजा महाराजा, राजा रानी महाराजा, ये सब लगाते हुए दिखते थे। ये सब अपने डॉक्यूमेंट्स, पुराने टाइम के राजा महाराजाओं के डॉक्यूमेंट्स में राजा, कुंवर, राजकुमार ऐसे लगाते थे, महाराजा। अब नहीं लगा सकते आप। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। जितने भी तरीके के टाइटल्स हैं, राजा, रानी, महाराजा, इनको अब आप यूज करते हुए नहीं दिखोगे, क्योंकि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स नहीं लगे। यदि कोई अपने आम के आगे राजा, महाराजा या रानी इस तरीके के टाइटल्स यूज कर रहा है तो वो अगेंस्ट है इक्वलिटी के। सब इक्वल कहाँ हुए? कोई राजा बन रहा है, कोई राजा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, क्योंकि इस तरीके के जो टाइटल्स है वो हमारे राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है। अनटचेबल बिहेवियर हमारे इक्वलिटी के अगेंस्ट है। यदि किसी के साथ अनटचेबल बिहेवियर हो रहा है, किसी के टाइटल्स मिल रहे हैं और किसी को अनटचेबल बिहेवियर मिल रहा है, तो ऐसे में तो इक्वलिटी मेंटेन नहीं होगी। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 17 के अंडर बात करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की, जबकि आर्टिकल 18 बात करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की। यही रीजन है कि जब अब कोई छुआछूत का मैटर आता है तो सीधे कोर्ट पहुंच जाता है, क्योंकि आर्टिकल 17 के थ्रू जो भी पर्सन है वो कोर्ट में पहुंच जा सकता है। अब आपको लोग राजा महाराजा जैसे टाइटल्स, महाराजा रानी जैसे टाइटल्स लगाते नहीं दिखेंगे। यदि वो लगा रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि वो आर्टिकल 18 का उल्लंघन है। ये था आपका राइट टू इक्वलिटी। इसके बाद सेकेंड पार्ट है आपका राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में दो आर्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। पहले बात करें आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 बात करता है, इसके कई सारे सेगमेंट्स हैं। आर्टिकल 19 में एक थे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबल, यानी इकट्ठा होना, लेकिन विदाउट आर्म्स। इसी तरीके से एक है राइट टू फॉर्म यूनियंस, एसोसिएशंस एक्सेट्रा, ये ग्रुप्स। इस तरीके से कोई भी ग्रुप या इस तरीके से कोई भी यूनियन बनाने का अधिकार। राइट टू मूवमेंट इन एनी पार्ट ऑफ या एनी इन दी कोई भी एनी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, किसी भी इसी तरीके से एक है राइट टू reside या settle in any part of Indian territory, and right to last practice any प्रोफेशन। ये 6 आर्टिकल्स हैं। ये हो गया आपका आर्टिकल 19(1)A, ये हो गया आर्टिकल 19(1)B, आर्टिकल 19(1)A, 19(1)B, 19(1)C, 19(1)D। इस तरीके से ये 6 आर्टिकल्स आपके यहाँ पर देखने को
मिलेंगे। ठीक, 19(1)(c), 19(1)(d), 19(1)(e, कई बार आपसे मैच करवा लेगा, याद रखना, आर्टिकल 19(1)(f। एक एक करके दे। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने और एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता। जैसे आपको बोलने की आज़ादी है, कई बार सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन ये बोलने की आज़ादी लिमिटेड हो जाती है जब आप नेशनल सिक्योरिटी पे बोलते हो। ये बोलने की आज़ादी लिमिटेड हो जाती है जब आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट तो बोलो, लेकिन कंट्री नेशन के अगेंस्ट बोलते हो। तो इस तरीके से ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करना। जैसे एक बार सवाल पूछा था कि फिल्म बनाने का अधिकार, राइट टू फॉर्म ए फिल्म, पिक्चर जो आप देखने जाते हो मूवीज हॉल में, वो पिक्चर बनाने का जो राइट है वो कौन सा राइट है? वो राइट है आपका आर्टिकल 19(1)(a), राइट टू एक्सप्रेशन। पिक्चर का बनाना मतलब क्या हो गया? अपने आप को एक्सप्रेस करना पिक्चर के थ्रू। तो डायरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो वो कौन सा आर्टिकल हो गया? आर्टिकल 19(1) है। इसी तरीके से एक बार आर्टिकल पूछा था कि राइट टू चूज योर लाइफ पार्टनर, लाइफ पार्टनर चुनना, तो अपना लाइफ पार्टनर चुनना आपकी फ्रीडम है, तो वो भी इसके अंडर कवर हुआ था। इसी तरीके से आप असेंबल हो सकते हो किसी एक स्थान पर, किसी एक प्लेस पे आप लोग इकट्ठे हो सकते हो, लेकिन कंडीशन याद रखना, विदाउट आर्म। ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। आप किसी 4 मेंबर्स के साथ न केवल इकट्ठे हो सकते हो, बल्कि एक परमानेंट यूनियन बना सकते हो, एक परमानेंट एसोसिएशन बना सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, लेकिन ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। आप इंडियन टेरिटरी में कहीं पर भी घूम सकते हो, राइट टू, आपको कोई नहीं रोकने वाला, लेकिन इसी तरीके से न केवल घूम सकते हो बल्कि वहां पर सेटल भी हो सकते हो। लेकिन इन दोनों के आर्टिकल 19(1)(d) और 19(1)(e) न केवल घूमने, न केवल सेटल होने कहीं पर भी, इन एनी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। याद रखना, इंडियन टेरिटरी है, पूरा वर्ल्ड नहीं है। पूरा वर्ल्ड में घूमना है तो वो आपका आर्टिकल 21 में कवर होगा, और इंडियन टेरिटरी में कहीं पर भी घूम रहे हो तो उसका जो अधिकार है वो आर्टिकल 19(1)(d) में कवर हो रहा है। तो पूरे टेरिटरी में आप कहीं पर भी आपका मूवमेंट हो सकता है, कहीं पर भी आप सेटल हो सकते हो, लेकिन इस पे आपका लिमिटेशंस लगाए जा सकते हैं। पब्लिक, यदि इशू आता है पब्लिक ऑर्डर का, यदि इशू आता है सिक्योरिटी का या नेशनल सिक्योरिटी का, यदि, या फिर आप कई बार ट्राइबल पॉपुलेशन के इलाके में लोग जाना पसंद करते हैं, तो वहाँ पर लोगों को, वे ट्राइबल पॉपुलेशन खुद को कंफर्ट नहीं समझता नॉर्मल पब्लिक के साथ, तो ट्राइबल पॉपुलेशन जो एसटी पॉपुलेशन होती है, शेड्यूल ट्राइब एरियाज में जाने से रोक सकते हैं। जब बात सिक्योरिटी की आए, जब बात पब्लिक ऑर्डर की आए, तो आपके राइट टू मूवमेंट को, वहाँ पर सेटल होने को, अभी ट्राइबल एरिया में आप नहीं रह सकते क्योंकि यह आपके एक्सेप्शनल केसेस हैं। इसी तरीके से आपको अपने हिसाब से कोई भी प्रोफेशन की प्रैक्टिस करने की आज़ादी है, लेकिन ये आज़ादी भी एब्सोल्यूट नहीं है। कल को आप बोलो कि मेरे को तो आज़ादी है, मैं तो मैं तो आपके इसरो में जाके साइंटिस्ट बनूंगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी ये आज़ादी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। यहाँ पर लिमिटेशंस लगाई जा सकती है, लिमिटेशंस लगाई जा सकती है आपके, जैसे टेक्निकल लिमिटेशन। ये कोई भी प्रोफेशन की आपको प्रैक्टिस करनी है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, टेक्निकल बेसिस पे, तो टेक्निकल आपके या फिर क्वालिफिकेशन बेसिस पे लिमिटेशंस लगाई जा सकती है कि इतनी आपको अपने आप को टेक्नोलॉजिकल डेवलप करना होगा या इतना क्वालिफिकेशन जरूरी है। तो ये भी एब्सोल्यूट नहीं है, ये भी एब्सोल्यूट नहीं है, ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। आपको यूनियन बनाने से भी रोक सकते हैं, असेंबल करने से भी रोक सकते हैं। कोरोना में रोका था ना 4 से ज़्यादा लोग, उस समय ये भी एब्सोल्यूट नहीं है, ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। तो एब्सोल्यूट कुछ नहीं है, लिमिट सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये सारे आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, पहला आपका राइट टू फ्रीडम। इसी में एक और आर्टिकल आता है आर्टिकल 20, आज़ादी, आज़ादी आपके अपराध करने वालों की, आज़ादी आपके अपराध करने वालों की आर्टिकल 20 में कवर होती है। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसमें आज़ादी, यहाँ पर अधिकार दिया हुआ है। देखो आर्टिकल 20 में 2 बातें याद रखने वाली है। किसी भी पर्सन को
किसी एक अपराध के लिए, किसी एक ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं दी जा सकती। यदि ऐसा दिया जाता है तो वो आपके आर्टिकल 20 को वायलेट कर रहा है। ठीक है, किसी भी पर्सन को उसके एक अपराध के लिए उस एक बार में जितनी सजा है वही दे सकते हो। एक अपराध के लिए आप मल्टीपल टाइम सजा नहीं दे सकते हो। वन ऑफेंस वन पनिशमेंट। यदि आपने एक से ज्यादा बार सजा नहीं दे सकते। और इसी तरीके से कोई भी पर्सन यूं नहीं बोल सकते कि खुद को गवाह नहीं बना सकता। जो भी दोषी पर्सन है, दोषी पर्सन खुद को गवाह नहीं बना सकता। ठीक है, ये दो बातें इसमें आर्टिकल 20 में बोली गई है। आर्टिकल 20 में पहला, एक पर्सन को जिसने ऑफेंस करा है उसको एक ऑफेंस के लिए पनिशमेंट उसके एक बार मिलेगी, मल्टीपल टाइम्स नहीं दी जा सकती। इसी तरीके से उसने जो ऑफेंस करा है तो उसको पुलिस जो है वो कोर्ट में खुद को गवाह बना के नहीं छोड़ सकती। जो एक्यूज मतलब जो दोषी पर्सन है, जिस पे ब्लेम है, वही आपका गवाह नहीं बन सकता। तो ये दो बातें आर्टिकल 20 में बोली गई है। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार। अब जीवन जीने, राइट टू लाइफ, लाइफ तो जानवर भी जीता है, लेकिन यहां पर किस लाइफ की बात करी गई है? तो कई बार राइट टू लाइफ में बात करी गई है। जब शुरुआत में यह माना जाता था राइट टू लाइफ का मतलब जीवन जीना, सांस लेना, आपको सांस लेने से कोई नहीं रोक सकता। बस आर्टिकल 21 इनिशियली प्रोवाइड कराया था आपको प्रोटेक्शन, केवल जीने से। जीता तो पशु भी है, लेकिन पशु एक डिग्निटी के साथ नहीं जीता। तो कई बार जब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर पहुंचा, जैसे एक मैटर था खड़क सिंह वर्सेस स्टेट यूपी गवर्नमेंट का केस था, खड़क सिंह केस में। इसी तरीके से एक केस था मेनका गांधी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस। तो ऐसे 2-3 केसेस में, स्पेशली आपको मेनका गांधी वाला केसेस के बारे में याद रखना है। तो मेनका गांधी केस किससे जुड़ा हुआ है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ का मतलब केवल आपके भौतिक अस्तित्व से या फिजिकल अपीयरेंस से, आपके सांस लेने से नहीं है, बल्कि एक डिग्निटी के साथ जीने से है। आपकी एक डिग्निटी, गरिमापूर्ण जीवन जीना, एक डिग्निटी के साथ जीवन जीना आर्टिकल 21 में इंक्लूड है। जब मेनका गांधी केस में बोला कि राइट टू लाइफ का मतलब आपका सांस लेना नहीं है, बल्कि आपकी एक डिग्निटी भी उसमें इंक्लूड है, तो डिग्निटी तो कई जगह आ जाती है। तो इसको फिर ये राइट टू लाइफ, आर्टिकल लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सप्रेशन, इसको एक्सटेंड करा। फिर इसमें अब कई सारे आर्टिकल्स, इसके सब आर्टिकल्स है। तो राइट टू लाइफ में तो आपको अधिकार है राइट टू वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरीके से आपको अधिकार है राइट टू पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट या पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, राइट टू एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। अब ये लिस्ट इतनी लंबी है कि आप सोच भी नहीं सकते। मेनका गांधी केस के बाद जब बात करी, यहाँ पर इशू केवल सांस लेना या फिजिकल नहीं है, ये इशू आपकी डिग्निटी से भी जुड़ता है, तो इसको लगातार एक्सटेंड हुआ। राइट टू प्राइवेसी भी इसका पार्ट है, राइट टू प्राइवेसी। पुट्टास्वामी केस के बाद राइट टू प्राइवेसी के बारे में याद रखना। पुट्टास्वामी केस के बाद आर्टिकल 21 के अंडर ही राइट टू प्राइवेसी इसका पार्ट है, राइट टू एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, राइट टू पोल्यूशन फ्री वाटर, राइट टू वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरीके से आपका राइट टू हेल्थ इसका पार्ट है, चिकित्सा का अधिकार इसको बोल सकते हैं। ये बहुत बड़ा आर्टिकल, इसको एक्सटेंड कर दिया। इसी तरीके से राइट टू एजुकेशन भी इसमें जोड़ा गया, लेकिन ये आर्टिकल 21 में इसको नहीं जोड़ा गया। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 21A जोड़ा गया और इसमें बात करी गई राइट टू
एजुकेशन, भाई हेल्थ, ये सब तो इसमें आ ही गए थे, हेल्थ, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, प्राइवेसी, और भी कई बड़ी लंबी लिस्ट है इसकी तो, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन को अलग से जोड़ा गया। राइट टू एजुकेशन किसका? 6 से 14 साल के बच्चों का। दरअसल 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसमें एक तो जुड़ा था आर्टिकल 21A, एक जिसमें इसको फंडामेंटल राइट में जगह दी गई थी, एक आपके आर्टिकल 45 जोड़ा था जिसमें इसको डीपीएसपी में भी जगह दी गई थी। इसके अलावा आर्टिकल 51A में जो 11वें नंबर की फंडामेंटल ड्यूटी थी उसमें भी इसको जगह दी गई थी, जिसको अलग से जोड़ा गया था। उसमें जोड़ देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन बात करता है राइट टू एजुकेशन, वो भी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री भी है और जरूरी भी है, इसीलिए वर्ड यूज करा है कंपलसरी। राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू 6 to 14 ईयर्स चिल्ड्रंस, ठीक है। तो ये आर्टिकल 21A इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14। एक आर्टिकल 32 भी है जो कि हम इसके बाद वाले लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही था। बाकी के जो फंडामेंटल राइट्स है उसके लिए आप बने रहिए। जो हमारा पार्ट 2 है फंडामेंटल राइट्स का, उसको जरूर देखिएगा, कई इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।